कुछ और कंट्री रह गई हैं निपुण आलम बयान जी। कतर रह गया है, यहाँ आप देखिए बहरीन रह गया है, यूएई रह गया है। हालांकि हमले सब पर हुए हैं, ईरान की तरफ से किए गए, ये कह करके कि हमने सिर्फ अमेरिकी एयरबेस को निशाना साधा है। तो कुछ और कंट्री रह गई हैं। अब क्या उन कंट्रियों के बीच में भी ये युद्ध छिड़ जाएगा और ये पूरा मिडिल ईस्ट सिर्फ और सिर्फ आग में जलते हुए नजर आएगा? परिस्थितियां यही बन रही हैं अब। देखिए, मेरे से पूर्ववर्ती ने काफी बातें डिस्कस की, और आपका जो प्रश्न है बिल्कुल अमेरिका का जो कहना है, अमेरिका का कहना यही है कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी तो देखे, लेकिन ये भी देखिए कि एक रीजनल सिक्योरिटी होती है, और रीजनल सिक्योरिटी से आपने कहा कि और देशों तक भी बढ़ सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका की नाराजगी है कि अगर ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया, और तब्दील होने के बाद फिर क्या स्थिति होगी, ये एक बड़ा मुश्किल विषय हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से इसराइल और ईरान गल्फ के सभी देशों को टारगेट करने में लगे हुए हैं, चाहे आपका इसराइल कर रहा हो, ईरान को, हूतीज को, या फिर अब सीरिया को, उसके अलावा हमस को, उधर ईरान भी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो यूएई हो, कतर उन सब पर कर रहा है। तो धीरे धीरे ये उस ओर बढ़ रहा है। और टर्की का देखिए बड़ा बात क्या रही है कि यहाँ पर मेनली पहले से हम देखें तो सऊदी, ईरान, ये दो देश बड़े प्लेयर रहे हैं। टर्की भी इसमें अपनी भूमिका निभाने का प्रयास या अपनी एंट्री करने का प्रयास करता है। और टर्की ने उसी संदर्भ में लिया कि ईरान के साथ जिसका वॉर चल रहा है, उसके अगेंस्ट जाकर सीरिया में आप एक अच्छा बिल्डअप करने का तैयार करते हैं। ये बात फैक्ट है कि अगर टर्की उसको बिल्डअप कर लेता तो कहीं ना कहीं इसराइल को अपने अगेंस्ट ये बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती, कि हो सकता है जो सीरिया की लैंड पहले से इसराइल के पास में है, उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता, या कोई ऐसा माइंडसेट जो कहीं ना कहीं इसराइल के साथ पिछले कई साल से आप देखेंगे, खास तौर से अर्दवान के टेन्योर में देखेंगे, तो इसराइल और टर्की में खूब ज्यादा जवानी जंग हुई है। एक दूसरे के ऊपर ऊंचा नीचा कहा भी गया है, एक दूसरे पर कमेंट भी बड़े हैवी पास किए गए हैं। तो ये संभावना बनती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसराइल टर्की के ऊपर भी बड़े हमले करें। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसराइल ऐसा करेगा। रीजन क्या है कि टर्की के साथ एक बड़ी बात क्या है कि टर्की इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नाटो, और अगर नाटो के देश के ऊपर हमला होगा तो फिर ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बढ़कर हो सकता है कि वैश्विक स्तर तक पहुंच जाए, और यूरोप के देशों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं हमको देखने को मिले। अब आप हाल के दिनों में देखिए कि जिस प्रकार से नाटो की भी स्थिति रही, और ब्रिटेन का जिस प्रकार से रवैया इसराइल के बारे में बोलना, इधर इसराइल का भी ब्रिटेन के बारे में बोलना, आपने सुना भी होगा कि ब्रिटेन के बारे में तो ये तक कह दिया कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कि ब्रिटेन को तो इस्लामिक रिपब्लिक बोल देना चाहिए, ना कि एक ब्रिटेन के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री रह गया है। तो इस तरह का जब हम एक देखते हैं कि जो रीजनल, यानी कि जो स्टार्ट हुआ दो तीन देशों के बीच में, वो धीरे धीरे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रहा है, और अमेरिका चाहता है उससे बाहर निकले। और अमेरिका बाहर क्यों निकलना चाहता है? क्योंकि अमेरिका के जो अलाइज कंट्रीज हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उनके ऊपर हमले होने से क्या हो रहा है? अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जा रही है कि अमेरिका का जो डिफेंस था वो मजबूत नहीं है, जी अमेरिका ने गारंटी दी थी। उसका परिणाम ये हो रहा है कि सऊदी, पाकिस्तान, टर्की जैसे देश आपस में डिफेंस पैक्ट करने लगे हैं, जो सीधा सीधा क्या दिखाता है, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी सिक्योरिटी प्रोवाइडर की, वो टूट रही है, बिल्कुल, बिखर रही अमेरिका पर है। किसी को ज्यादा भरोसा रह भी नहीं गया है, और ये हमने हाल फिलहाल में देख भी लिया है जब ईरान के साथ ये युद्ध पूरा छिड़ा हुआ है। तो कर्नल, अब ऐसे में तो बहुत सारे देश एशियन कंट्री के भी हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि भरोसा थोड़ा कम हो रहा है। साउथ कोरिया के साथ उन्होंने क्या किया, जापान के साथ उन्होंने क्या किया, फिलीपींस के साथ उन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ तैयारी भी ये कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से उठा करके तमाम एयरबेसेस को कहीं और पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो अमेरिका पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा ये भी तो देखना होगा। तुर्की के साथ खड़ा हो जाता है जाकर के, नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाते हैं जाकर के, या फिर यहाँ जिन्हें खुद बैठाया है, जिन्हें खुद सत्ता सीरिया में लेकर के आए हैं, वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। उनका रोल क्या? जी, किससे पूछ रही जी हैं आप? कर्नल, आप ही से। मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया था हम्म। कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका इजराइल के साथ ही रहेगा, ठीक है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ तुर्की। देखिए, तुर्की की एक आदत है कि किसी को भी लड़ाई के अंदर वो अपनी टांग अड़ा देता है। गाजा में जब इजराइल का गाजा के साथ में संघर्ष चल रहा था, टर्की ने इजराइल के ऊपर इल्जाम लगाए। ग्रीस और साइप्रस में अगर इजराइल उनको मदद कर रहा है तो उसके खिलाफ टर्की है। और जब टर्की ने
पाकिस्तान ने और सऊदी अरबिया ने सो कॉल्ड इस्लामिक पैक्ट किया, तो उस पैक्ट में भी ये बताया कि ये इजराइल और ईरान के खिलाफ है। और जहां तक मैं हिंदुस्तान की बात करूं, तो हम तो इस ऐसी सिचुएशन में वेस्ट एशिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद है, और वेस्ट एशिया की एक सिरे में इजराइल है और दूसरे सिरे में भारत है। हम दोनों एक जैसे आतंकवाद से ग्रसित हैं। हमें तो इस मामले में इजराइल का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने जो एक्शंस लिए हैं, अब उसमें कि साहब वो अमेरिका को उसने छोड़ दिया, अगर अमेरिका को उसने छोड़ दिया तो ना छोड़ता तो क्या अपने ऊपर अटैक करवा लेता? भाई क्या किसको समझ में नहीं आ रहा? टर्की किस लिए जा रहा था सीरिया के अंदर उस एयरबेस का इंस्पेक्शन करने? इसलिए कि वो उसे डेवलप करे और फिर उसे ऑक्यूपाई करे और फिर इजराइल के लिए खतरा बने। और एज इट इज सीरिया तो अगेंस्ट है ही है इजराइल के, बिकॉज ऑफ द गोलन हाइट्स। तो ये चीजें समझ में आती हैं कि ये सारी कंट्रीज इनके चार्टर में, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके चार्टर में यहूदियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है, इजराइल की एग्जिस्टेंस को खत्म करना है। कोई भी देश होता, मान लीजिए इजराइल नहीं होता, कोई दूसरा होता, तो क्या उस देश को अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इस तरह के एक्शन नहीं लेने चाहिए थे? इजराइल ले रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका साथ दे या ना दे उसकी मजबूरी है, उसको आज नहीं, परोक्ष नहीं तो अपरोक्ष सही साथ तो उसको देना होगा, पर उसको अमेरिका की परवाह नहीं है। ही विल टेक हिज ओन एक्शन। आप शुरू से देखिए 1948 से लेके 1973 तक और अब 2026 तक चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वो लड़ रहा है उन सब के साथ में। तो इसमें ये कह देना कि उसने गलती की, क्यों ना गलती करे वो? अगर वो गलती ये नहीं करता है तो फिर वो तो छोटा सा देश है, उस छोटे से देश में उसके लोग पूछेंगे कि आप अमेरिका के साथ लड़ने गए थे, मुझे ये बताइए आपके दो एम थे, एक तो रेजाइम चेंज और एक ईरान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको ना बनने देना। बहुत पहले ही उनकी तरफ से ये बयान भी आया था कर्नल कि हम तब तक नहीं रुकेंगे ना हम अमेरिका की सुनेंगे जब तक कि हम इस खतरे को नहीं टाल देते हैं। लेकिन मेजर विराट मिश्रा, पहले तो नेटो से बहुत नाराजगी रही है अमेरिका की कि आप ईरान में हमारा साथ देते हुए नजर नहीं आए, और अब सीधे तौर पर तो इससे तुर्की पर हमला नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मान लिया जाए तो क्या नेटो नाराज नहीं हो सकता है कि अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, इजराइल को फर्क नहीं पड़ता कौन किससे नाराज हो रहा है। ये बात आपकी सही है कि अमेरिका और नेटो के बीच में संबंध खराब हुए हैं, बिल्कुल सही है। पर आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। उत्तरी इजराइल और दक्षिणी सीरिया का डिस्टेंस सिर्फ मुश्किल से 30-40 किलोमीटर का है। इतने कम डिस्टेंस पे अगर दो देश लोकेटेड है, और जो ऊपर वाला देश है, उत्तरी देश है, उसमें अगर कोई किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप होता है, वो वहां पे आपके इनमिकल काम करना चाहता है, वहां पे वो रनवे बनाना चाहता है, वहां पे अपनी फौजें भेजना चाहता है, तो क्या जो दक्षिण हिस्से में देश बेस्ड है जो इजराइल है, तब वो हमला करके वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? ऐसे चीजों को खत्म करना, ऐसे ट्रूप्स को, ऐसे रनवेज को, उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज को, उनके एमिशन डंप्स को, ये बहुत जरूरी काम है। इजराइल ने वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है। किसी ने क्या सोचा नहीं सोचा उससे फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रीय हित देखने पड़ेंगे सबसे ज्यादा। और इजराइल से अच्छा उदाहरण नहीं है मीनाक्षी जी, जो ऐसा देश जो अपने राष्ट्रीय हित देखता हो और वो सब जगह ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक हर जगह घिरा हुआ है ऐसे देशों से जो उसका अहित चाहते हैं। ऐसे में इजराइल ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। उसको टेररिज्म का दंश झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में मैं फिर कहूंगा, तुर्की ने हमारे दुश्मन देश यानी पाकिस्तान के साथ एक ऐसा पैक्ट किया है जो हमारे हित में नहीं है। अगर उनकी फौजों के ऊपर हमला हो रहा है तो ये भारत के लिए अच्छा है। अमेरिका नाराज हो रहा है, होता रहे, नेटो खुश हो, नाराज हो, होता रहे। हमें अपनी भलाई देखनी है, हमें अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के लिए क्या उपयोगी रहने वाला है, भारत के लिए क्या सकारात्मक है। प्रोफेसर मनोज कुमार, तो फिर तो ये युद्ध जो भी मिडिल ईस्ट में हर देश के साथ छिड़े हुए हैं, ये सिर्फ मुस्लिम बनाम यहूदी का है? यही बिल्कुल 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 यही हो रहा है। और देखिए, ये जो आज की जो घटना हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, एक मेजर फ्लैश पॉइंट है जिस तरीके से इजराइल ने सीरिया पे जो अटैक किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुर्की और
इजराइल के बीच में बहुत पहले से टेंशन चला आ रहा है। और टर्की, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी इंडिया के खिलाफ स्टैंड लिया था और इवन कश्मीर इशूज को भी यूएनओ में उसके फेवर की बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि भारतीय दृष्टिकोण से भी इजराइल के साथ इजराइल जो कर रहा है बहुत ही अच्छा डिसीजन है उसका। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो एग्जिस्टेंस की बात करता है और हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। तो जिस प्रकार से इजराइल को चारों तरफ से एक तरीके से उसको उस लैंड से जो रिमूव करने की बात, ये जो खास करके जो जितने मिडिल ईस्ट और गल्फ के जो देश है जो ट्राई करते हैं, और उसमें इजराइल अगर फाइट नहीं करेगा तो शायद वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। और अभी जैसे नेतन्याहू भी इलेक्शन में जाने वाले हैं, वहाँ चुनाव होना है, और जिस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इजराइल को इग्नोर किया गया दोनों देश की तरफ से, तो मुझे लगता है कि शायद अब ये मौका मिल गया है नेतन्याहू को, क्योंकि अपने संप्रभुता और सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए अपने जो एक तरीके से जो उनका जो पॉलिटिकल जो कैंपेन जो कहीं ना कहीं वीक होते जा रहा था, जिस प्रकार से अमेरिका ईरान के साथ जो डील की बात कर रहा था, जो एक बातचीत और शांति समझौता की बात कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल के जो लोग थे और उसके जो सैन्य थे, इवन वो सारे चीटेड फील कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक नया फ्लैश पॉइंट ओपन हो गया है और इसके माध्यम से ये चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट होगी। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका एक साइलेंट अप्रोच अपनाएगा, वो एक मीडिएशन की भूमिका में आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का जो बार्गेनिंग कैपेसिटी, एक तरफ वो प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरी तरफ बातचीत करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उसे इजराइल के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लड़ाई का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव जब तक इजराइल उसको हासिल नहीं कर लेता। और जैसे अभी लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन भी आया है कि वहाँ पे सीरिया में एटॉमिक कुछ मटेरियल्स भी बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, उसमें सीरिया की गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। तो ये भी देखना होगा कि क्या वहाँ पे तुर्की का क्या प्लान है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुर्की और ईरान दोनों उस बेल्ट में अपने आप को खलीफा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और सऊदी अरब का भी जो एक पोजीशन है, जिस तरीके से सिया सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन इजराइल के आते हैं सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मेजर घटना घटा है उस बेल्ट में, और ये और आगे बढ़ेगा। इजराइल ने जब ये सीरिया पर अटैक कर ही दिया है निपुण जी, तो क्या इसके बाद तुर्की आएगा मैदान में? देखिए मीनाक्षी जी, टर्की का आना, जैसे मैंने कहा था पहले ही, कि काफी लंबे समय से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और खास तौर से एजरोन के समय से ही, और एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही कहते हैं ना कि काफी हैवी एक दूसरे के प्रति डायलॉग्स भी हुए हैं, बातचीत बोली भी गई है। लेकिन ओपनली वॉरफेयर में आना, मुझे ऐसा लगता है कि टर्की शायद उसके लिए रेडी नहीं है। देखिए, दो तीन चीजें इसमें और भी हमको देखनी पड़ेंगी कि जब पाकिस्तान और सऊदी में डिफेंस पैक्ट हुआ था, तो हम ये मानकर चल रहे थे कि ईरान के अगेंस्ट अगर अमेरिका ग्राउंड पे अगर अपनी फोर्सेस भेजेगा, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, तो उस समय पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि ईरान ने सऊदी पर भी बड़े हमले किए हैं। यूएई तो इस बात से नाराज होकर, आप जानते हैं कि ओपेक जैसे संगठन से अपने आप को बाहर भी कर लिया, और यूएई तो खुल्लम खुल्ला बोला है ईरान के अगेंस्ट कि ईरान को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो वो भी स्थिति हमने देखी। अब लेकिन जैसे ही टर्की इस मिलिट्री पैक्ट के अंदर आ जाता है, यानी कि पाकिस्तान, सऊदी और टर्की के साथ में तीनों ये देश मिलकर आ जाते हैं, तो एक सिचुएशन बहुत अलग तरह की बनती है। यहाँ पर फिर चीन का एंगल आता है कि इस प्रकार का जो गठजोड़ तैयार करवाया गया, उसमें चीन और रशिया की भी बड़ी भूमिका है। देखिए, जो टर्की है वो ठीक है, नाटो का मेंबर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चीन और रशिया के साथ भी टर्की के बेटर रिलेशंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस बात को मान रहा था कि अगर कल को अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड्स करता है ईरान के अंदर, तो मेरी जमीन और मेरी सेना का प्रयोग होगा सऊदी के बिहाफ पर। तो वहां पर टर्की को बीच में इन्वॉल्व किया गया कि ताकि टर्की के माध्यम से क्या हो सपोर्ट किया जाए। अब देखिए, होता क्या है कि अगर इस रीजन के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर है, इसके बाद ईरान, और फिर सऊदी, और फिर टर्की। टर्की के पास देखिए उस प्रकार का पैसा नहीं है, और ना ही एक रिलीजियस जो एक कहता है ना कि इमोशंस जो होते हैं जो ईरान और सऊदी के साथ है, वो नहीं है। लेकिन टर्की लगातार अपने आप को मॉडरेट कर कर, वेपन में अपने आप को डेवलप कर कर कोशिश जरूर कर रहा है कि मैं ऑटोमन एम्पायर जैसे सपने को दोबारा लेकर चलूं। तो स्थिति ये है कि अमेरिका भी इसमें देख रहा है कि रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले। दूसरी बड़ी बात क्या है
कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, अमेरिका का कहना क्या था? अमेरिका का कहना था कि एक मिलिट्री ऑपरेशन से पहले थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से प्रेशर बनाया जा सकता था कि सीरिया के अंदर टर्की इस प्रकार का वहां पर एस्टेब्लिशमेंट ना करे, इस प्रकार का डेवलपमेंट ना करे, वो इसराइल के अगेंस्ट है। एकदम से अगर मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो अमेरिका का कहना ये है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, इशू आगे बढ़ सकता है और केवल अच्छा, लेकिन रिलीजन दोनों नहीं देशों मतलब के बीच में